तो रिवाइज करेंगे हम लोग। ओके, तो इस चैप्टर में हमने डी ब्लॉक के अंदर में 4 सीरीज़ हम लोग देखते हैं। कितने देखते हैं? 4 सीरीज़, 3D 4D सीरीज़ है ना, और 3D 4D 5D और 6D, ऐसे 4 सीरीज़ को हम क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। तो स्टडी करते वक्त में हमने अलग अलग चीज़ों को भी देखा हुआ है कि ट्रांजिशन एलिमेंट जो होते हैं, तो उसके अंदर में हम लोगों ने 3D सीरीज़ के अंदर में नियर अबाउट 3D सीरीज़ में 10 एलिमेंट्स देखते हैं, 4D सीरीज़ में फिर से 10, 5D में और 10 और 6D में 10 देखते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर में 3D और 4D सीरीज़ को हम लोग क्या करते हैं? पीरियोडिक टेबल में डी ब्लॉक में बताते हैं, है ना। और उसी के साथ साथ जो एलिमेंट जो है लेंथनम, है ना, लेंथनम से मतलब एटॉमिक नंबर 57 से लेके एटॉमिक नंबर 71 तक लेंथेनॉइड सीरीज़ में आता है। फिर उसी के साथ साथ एलिमेंट नंबर एटॉमिक नंबर 89 से लेके एटॉमिक नंबर 112 ये किस में आता है? एक्टिनॉइड सीरीज़ में आते हैं। ठीक है, तो डी ब्लॉक से ही इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स को क्या किया है? नीचे पीरियोडिक टेबल में बेस में हम लोगों ने उसको जगह दी है, बराबर। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम लोग पीरियोडिक टेबल में अगर पोजीशन देखें इसकी ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, तो वो कैसी नज़र आती है? 4th पीरियड टू 7th पीरियड। और अगर ग्रुप में अगर से देखें तो 3rd ग्रुप से 12th ग्रुप तक डी ब्लॉक नज़र आता है ना, 4th से लेके 7th तक और पीरियड के अंदर में। और ग्रुप के अंदर में देखें तो 4th से लेके 12th तक ग्रुप नंबर जो 12th होता है वहाँ तक क्या आएगा? डी ब्लॉक रहेगा। ठीक है, मतलब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों भी देख रहे हैं हम लोग, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल के अंदर में 3rd to 7th और उसी के साथ साथ वर्टिकल में 3 to 12th पोजीशन आएगी, है ना, डी ब्लॉक की। अब इसके अंदर में हम डी ब्लॉक क्यों बोल रहे हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि डी ब्लॉक एलिमेंट्स मतलब ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनका लास्ट डिसाइडिंग इलेक्ट्रॉन जो होता है, लास्ट डिसाइडिंग इलेक्ट्रॉन, तो वो कौन से शेल में जाता है? सब शेल में, डी सब शेल में जाता है। इसलिए जो एलिमेंट्स का लास्ट इलेक्ट्रॉन या डिसाइडिंग इलेक्ट्रॉन जो होता है, पेनल्टीमेट इलेक्ट्रॉन जो बोलेंगे, तो वो लास्ट इलेक्ट्रॉन पेनल्टीमेट शेल में जाता है, मतलब लास्ट शेल में जाता है। तो वो कौन सी शेल होती है? डी होती है। इसलिए जो एलिमेंट्स का डी में जाएगा तो उनको डी ब्लॉक में हम लोग प्लेस करते हैं। ठीक है, अब उसके साथ में हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर से बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है कि क्या होता है कि स्टार्ट होता है कहाँ से? स्कैंडियम से, है ना, और एंड करेंगे 3D सीरीज़ के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। एंड करेंगे कहाँ पे? जिंक पे। स्टार्ट फ्रॉम 3D सीरीज स्टार्ट्स फ्रॉम स्कैंडियम एंड एंड्स विथ जिंक, है ना। अब जिंक के अंदर यहाँ पे अगर से देखें स्कैंडियम, टिटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक, ये एलिमेंट्स आते हैं 10। अब ये 10 एलिमेंट्स को हम लोग क्या करते हैं? इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के हिसाब से हम लोग क्या करते हैं? प्लेस करते हैं। मतलब स्कैंडियम का मान लो कि 21 होता है, तो लास्ट एंड कहाँ पे होगा? जिंक पे होगा, और उसका एटॉमिक नंबर हमें पता है 30 होगा, क्योंकि डी ब्लॉक के अंदर में मैक्सिमम एलिमेंट्स कितने आएंगे? एक पीरियड में 10 आएंगे, है ना। तो अब यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर से बात करें तो स्कैंडियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 21 होता है ना, 21। तो एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और ऑब्जर्व्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने दोनों भी चीज़ें आपको बताई हुई है। एक्सपेक्टेड मतलब क्या? हमें ऐसा लगता है कि ऐसा होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसा होना चाहिए, लेकिन हम ऑब्जर्व जब करते हैं एक्चुअल में तो वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? चेंज होता है ना, डिफरेंट आएगा। तो वो कौन कौन से केस में डिफरेंट आता है? जैसे क्रोमियम हो गया, फिर उसी के साथ साथ कॉपर, 2 एलिमेंट्स हैं क्रोमियम और कॉपर, जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम जो एक्सपेक्ट करते हैं, है ना, हमें जो लगता है वो, लेकिन वैसे नहीं होता है। ऑब्जर्व करने के बाद में क्रोमियम और कॉपर के अंदर में क्या होता है कि पहले क्या होता है? डी में इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं, फिर उसके बाद यस में आते हैं। ठीक है, जैसे क्रोमियम के केस में क्या होता है? 3d5 4s1, 3d5 4s1। एक्चुअल में होना क्या चाहिए? हमें लगता है 3d4
4s2 होना चाहिए, ऐसा लगता है हमें, लेकिन ऑब्जर्व करने के बाद में क्या होता है 3d5 4s1 आता है ना। चलो 4s1 आता है, लेकिन और उसी के साथ साथ अगरचे हम कॉपर की अगरचे बात करें, है ना, कॉपर एटॉमिक नंबर 29, एटॉमिक नंबर कितना होगा 29। अब वहाँ पे ऑब्जर्व्ड और एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में चेंज आता है। कॉपर का 3d9 4s2 आना चाहिए, है ना, बाय सीक्वेंस अगर से देखें एक्सपेक्ट करते हैं हम लोग 3d9 4s2, लेकिन आता क्या है 3d10 4s1 आएगा, 3d10 4s1 आएगा। तो ये 3d सीरीज़ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑब्जर्व और एक्सपेक्टेड हमने देखा, ये दो। फिर उसी के साथ साथ हमने 3D सीरीज़ के अंदर में क्या देखा हुआ है कि ऑक्सीडेशन स्टेट जो होते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है स्कैंडियम से लेके मैंगनीज तक, है ना, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है इंक्रीज़ होते जाता है ना। जैसे स्कैंडियम का +2 होगा, टिटेनियम का +2 +3 होगा, तो वैसे ही मैंगनीज का क्या होगा +2 से लेके +7 तक जाएगा, +2 +3 +4 +5 +7 तक जाएगा। फिर उसके आगे जो आता है आयरन से लेके जिंक तक, तो आयरन से लेके जिंक तक फिर क्या होने लगता है डिक्रीज़ होने लगता है। मतलब जैसे मैंगनीज के केस में देखा +7 तक चला गया, आयरन के केस में देखेंगे तो +2 से लेके +6 तक जाएगा। फिर उसके बाद फिर एक एक से क्या होने लगता है डिक्रीज़ होता जाएगा नीचे नीचे नीचे, और जिंक तक आते आते क्या होगा उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा सिर्फ +2 ही रहेगा, है ना। मतलब पहले क्या हो गया इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ गया मैंगनीज तक, फिर आयरन से लेके लास्ट जिंक तक क्या हो गया डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया। पहले 5 में इंक्रीज़ हुआ और दूसरे 5 में क्या हो गया डिक्रीज़ हो गया। आ गया समझ? ओके, मतलब थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा याद रखने के लिए, हम याद रख सकते हैं इजीली वो केस के अंदर में। अच्छा, फिर उसके बाद हमने देखा था कि प्रॉपर्टी जो होते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, ठीक है, उसके अंदर में एक प्रॉपर्टी हमने देखी थी फेरोमैग्नेटिक, है ना, फेरोमैग्नेटिज्म। अब फेरोमैग्नेटिज्म किसको बोलेंगे बोलो? एक होता है पैरामैग्नेटिज्म, दूसरा होता है फेरोमैग्नेटिज्म। बताओ किसको बोलेंगे? फेरोमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक। और एक होता है डायामैग्नेटिक, बोलो। जो रिपेल करते हैं वो क्या होते हैं डायमैग्नेटिक होंगे। पैरामैग्नेटिक किसको बोलेंगे बोलो? हाँ, विच आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स, है ना, अदर व्हेनेवर वी अप्लाई मैग्नेटिक फील्ड। मतलब मैग्नेटिक फील्ड में जो क्या होंगे अट्रैक्ट होंगे तो वो क्या होंगे पैरामैग्नेटिक होंगे। और डायमैग्नेटिक क्या होंगे? डायमैग्नेटिक मतलब कौन से? जो रिपेल करेंगे एक दूसरे से, क्या होंगे दूर जाएंगे तो वो डायमैग्नेटिक होंगे। लेकिन अगर से मैग्नेटिक फील्ड अगर से हम वहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, है ना, या तो प्रेजेंट होती है, तब क्या होंगे वो अट्रैक्ट होंगे, तो वो पैरामैग्नेटिक होते हैं, ठीक है। और उसी के साथ साथ कौन सा होता है? फेरोमैग्नेटिक होता है, ठीक है। तो फेरोमैग्नेटिक किसको बोलेंगे? दोज आर द सब्सटेंसेस विच आर अट्रैक्टेड, है ना, दोज आर द सब्सटेंसेस विच आर अट्रैक्टेड वेरी स्ट्रांगली। जो स्ट्रांगली क्या होते हैं अट्रैक्ट होते हैं वो फेरोमैग्नेटिक, स्ट्रांगली अट्रैक्ट होंगे फेरोमैग्नेटिक। जो मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्शन करेंगे तो वो पैरामैग्नेटिक, और जो क्या होंगे रिपेल करेंगे वो क्या होंगे डायमैग्नेटिक होंगे। मतलब 3 चीज़ें यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। अब ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ में देख रहे थे हम लोग, बराबर। अब अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ अगर बात करें ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, तो मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है लस्टर बताते हैं, है ना, मैलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, सोनोरस होते हैं। उसके बाद में दूसरे और क्या बोल सकते हैं हम लोग कि वो एलॉयज़ फॉर्म करने के लिए यूज़ करते हैं हम लोग। एलॉयज़ जैसे मैंने आपको बताया था कि एलॉयज़ मतलब क्या होता है मिक्सचर ऑफ एलिमेंट मेटल्स होता है, जिसे हम जो पार्ट्स बनाते हैं या जहाँ पे भी यूज़ करते हैं तो उसका वज़न क्या होगा कम होगा, वेट क्या रहेगा कम रहेगा। जिसे जैसे एरोप्लेन के पार्ट्स होते हैं तो उसके अंदर में हम एलॉयज़ यूज़ करते हैं, एलॉय। तो उससे क्या होगा कि एरोप्लेन के पार्ट्स का वज़न क्या होगा कम होगा। अगर ये कम रहेगा तो फ्यूल कंजम्पशन भी क्या होगा कम रहेगा। मतलब जैसे थोड़ी देर के लिए हम बोल सकते हैं कि माइलेज बढ़ाने का काम कर रहे हैं हम। क्या कर रहे हैं
माइलेज बढ़ाने का काम कर रहे हैं, है ना। जैसे आजकल हम लोग देखते हैं बहुत सारी गाड़ियाँ हम लोग देखते हैं तो उसका वेट क्या होता है, कम होता है ना, वेट कम होता है। अब पहले जब हम बाइक्स देखते थे तो बाइक्स कैसे होते थे, मेटालिक आते थे पूरे, हर एक पार्ट कैसा होता था, मेटालिक आता था। लेकिन नाउअडेज आप जो देख रहे हैं हम लोग तो कौन सा नज़र आ रहा है, फाइबर में बॉडी नज़र आती है। मोस्ट ऑफ द पार्ट्स क्या होते हैं, फाइबर्स में आते हैं, है ना, फाइबर में आते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि वेट बढ़ जाता है, और जैसे वेट बढ़ेगा वैसे फ्यूल का कंजम्पशन क्या होगा, ज़्यादा होगा, है ना, एवरेज कम आएगा, है ना। तो जितना हल्का होगा वज़न में, है ना, वेट में, तो उसकी माइलेज उतनी क्या होती है, बढ़ती है। और जो रफ्तार की अगर से बात करें हम, है ना, स्पीड की अगर से बात करें तो स्पीड भी क्या होती है, बढ़ती है ना, बढ़ती है ना। वेट अगर से कम होगा तो बढ़ेगी। अब जितने भी हम लोग रेसिंग बाइक्स देखते हैं तो रेसिंग बाइक्स के ऊपर में जितना हो सकता है उतना वो लोग क्या करते हैं, पार्ट्स कम यूज़ करते हैं या लाइट वेट यूज़ करते हैं, है ना, लाइट वेट यूज़ करते हैं, ठीक है। तो उससे स्पीड क्या होती है, बढ़ती है, ओके। तो ऐसे ही एलॉयज़ मतलब क्या होता है, मिक्सचर ऑफ एलिमेंट्स होता है जो कि हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। अब ये जो स्टेनलेस स्टील बोलते हैं हम लोग, तो स्टेनलेस स्टील मतलब क्या होता है, ये भी एलॉय है, अलग अलग मेटल्स को यूज़ करके बनाया हुआ। और जो कि एलॉयज़ कैसे होते हैं, लॉन्गर ड्यूरेशन में चलेंगे, डस्ट प्रूफ होते हैं, ठीक है। स्टेन मतलब जो दाग धब्बे होते हैं वो नहीं होते उसके ऊपर में, है ना। फिर जो जंग लगता है जिसको हम कह सकते हैं कि क्या बोलेंगे उसको, रस्टिंग जो होती है ना, या कोरोजन जो होता है, गंजने जरा ऐसा मतलब, तो ये चीज़ें उसके साथ में नहीं होती। अब वो चाहे कौन सा भी वेदर हो, है ना, वेदर चेंज होते रहता है, क्लाइमेट भी चेंज होता है ना। तो उसके अंदर में चाहे विंटर सीज़न हो, समर सीज़न हो, है ना, या रेनी सीज़न हो, ऑटम हो, व्हाटएवर जो भी है, तो ये मेटल्स के ऊपर में अफेक्ट नहीं करता, ठीक है। ये इसलिए यूज़ करते हैं। अब उसके बाद में हम लोग देख सकते हैं कि मैग्नेटिक मोमेंट जो निकालेंगे हम लोग, मैग्नेटिक मोमेंट, है ना। अब मैग्नेटिक मोमेंट के अंदर में हम लोग म्यू यूज़ करते हैं, है ना, रिप्रेजेंट करते हैं मैग्नेटिक मोमेंट को सिंबल म्यू से। और उसका फार्मूला क्या यूज़ करते हैं हम लोग, म्यू इज इक्वल टू √n इंटू n+2। फार्मूला क्या यूज़ करते हैं, म्यू इज इक्वल टू, है ना, √n इंटू n+2 ब्रैकेट में लिखते हैं हम लोग, है ना, n इंटू n+2। वेयर n क्या बताता है, n क्या बताएगा, फिर n रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। जितने भी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अगर से वो मेटल में है तो उसका हम लोग पुटअप कर सकते हैं, है ना, फार्मूले के अंदर में। तो हम लोग वहाँ पे क्या निकाल सकते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट निकाल सकते हैं। जैसे मान लो कि कोई एलिमेंट में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक अगर से है, मतलब n की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई, है ना। फार्मूले में हम पुटअप कर सकते हैं, म्यू इज इक्वल टू √n इंटू n+2। तो वहाँ पे n की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, क्योंकि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 है। तो उसको पुटअप करना है और वो सॉल्व करना है। तो उसके अंदर में अगर से मान लो कि कोई एलिमेंट में, है ना, एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो उसकी मैग्नेटिक मोमेंट क्या आएगी बच्चों, म्यू इज इक्वल टू 1.73 बोहर्स मैग्नेटॉन, दैट इज Bm। लास्ट में क्या लिखते हैं हम लोग, Bm लिखते हैं, बोहर्स मैग्नेटॉन। ये यूनिट है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी चेक करने का, ठीक है। सॉरी, मैग्नेटिक मोमेंट चेक करने के लिए यूनिट क्या यूज़ किया जाता है, बोहर्स मैग्नेटॉन, ठीक है। और रिप्रेजेंट करेंगे म्यू से हम लोग, ओके। आ गया यहाँ तक, और कोई प्रॉब्लम है, जैसे जैसे मैंने जैसे एक याद रखिए, यहाँ पे अगर से आपको बोहर्स मैग्नेटॉन अगर से निकालना है तो उसके लिए क्या कर सकते हैं मैं बताता हूँ आपको। ऑक्सीडेशन नंबर जैसे हमने देखा कि स्कैंडियम से लेके मैंगनीज तक क्या हुआ है, इंक्रीज़ होता चला गया, हो गया कि नहीं हो गया। फिर उसके बाद में आयन से लेके जिंक तक क्या होगा, कम होता चला गया। तो यहाँ पे एक चीज़ देख सकते हैं, क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है तो वो किस पे से निकालते हैं हम लोग, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, है ना। अब ऑक्सीडेशन स्टेट किससे निकालते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने डोनेट करता है,
उसी पे से निकालते हैं, बराबर ना, बात समझ में आ रही। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मतलब क्या निकाल सकते हैं हम लोग, मैग्नेटिक मोमेंट निकाल सकते हैं, और जितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे वही उसका क्या रहेगा, ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा, ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगी, बराबर ना। तो जैसे हमें पता है स्कैंडियम से लेके मैंगनीज तक, है ना, एक एक से ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, बढ़ती है ना, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होने लगते हैं, बढ़ते जाते हैं। तो वैसे ही मैग्नेटिक मोमेंट जो होती है ना, स्कैंडियम से लेके मैंगनीज तक क्या होगी, बढ़ती जाएगी, क्या होगी, बढ़ती जाएगी, क्योंकि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए क्या चाहिए, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, वही लिखते हैं हम लोग और उसी से निकालते हैं मैग्नेटिक मोमेंट। तो वैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, इंक्रीज होती है, मैग्नेटिक मोमेंट भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। फिर उसी के साथ साथ आयन से लेके जिंक तक क्या होगी, वो डिक्रीज होती है ना, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, डिक्रीज होती है। इन द सेंस मैग्नेटिक मोमेंट भी क्या होगी, डिक्रीज होगी, है ना, क्योंकि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी क्या हो रहे हैं, डिक्रीज होते जाते हैं, है ना, बात समझ में आई, ठीक है। चलो अब ये कलर्स के बारे में हमने बात की थी कि कोई एलिमेंट जो होता है ना, या कंपाउंड जो होता है उसको कलर क्यों आता है, क्यों आता है कलर, क्योंकि जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो फ्रीक्वेंसी की, है ना, लाइट एब्सॉर्ब करेंगे तो वही उसका क्या होगा, कलर होगा। जैसे मान लो कि सभी कलर्स का हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है, अलग अलग होती है, क्या होती है, अलग होती है, उसकी वेवलेंथ अलग होती है, सभी चेंजिंग चीज़ें क्या होती है, चेंज होती है। तो जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी चेंज होती जाएगी, है ना, तो वैसे वैसे कलर भी क्या होगा, चेंज रहेगा। तो जो इलेक्ट्रॉन जो फ्रीक्वेंसी की लाइट एब्सॉर्ब करेगा या वेवलेंथ की, है ना, तो उससे उसका कलर भी क्या होगा, चेंज होगा। मतलब मान लो कि कोई इलेक्ट्रॉन ने येलो कलर की लाइट को एब्सॉर्ब कर लिया, है ना, तो वही कंपाउंड को क्या आएगा, कलर आएगा, ऐसे। तो ट्रांजिशन एलिमेंट जो होते हैं वो क्या करते हैं, कलर्ड कंपाउंड फॉर्म करते हैं, इससे समझ में आता है। कलर्ड कंपाउंड भी फॉर्म करते हैं और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी फॉर्म करते हैं, मतलब एक बल्कि कंपाउंड जो होते हैं, बड़े वाले कंपाउंड जिसको कह सकते हैं, है ना, वो बॉन्ड फॉर्म करते हैं और कंपाउंड भी बनने लगते हैं, ठीक है। तो वेवलेंथ क्या होती है, सभी कलर्स की अलग होती है, जो कलर की वेवलेंथ वो एब्सॉर्ब करेगा वही उसका क्या रहेगा, कलर रहेगा, है ना। दैट्स वाई ट्रांजिशन एलिमेंट्स शोज कलर्ड कंपाउंड्स, ऐसे बोल सकते हैं। ये कलर के बारे में हम लोग देख रहे थे। ये डिपेंड करता है स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम पता है ना आपको, अलग अलग लाइट्स के अलग अलग रेंज होती है ना। न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस होता है, इंफ्रारेड होता है ना, अल्फा उसका सेक्शन अलग होता है, बीटा का सेक्शन अलग होता है, गामा का सेक्शन अलग होता है ना। अल्ट्रासोनिक साउंड होते हैं, वो अलग होता है, हमें वो साउंड नहीं सुनाई देते, कौन से अल्ट्रासाउंड सुनाई देते हैं हमें नहीं, जो गीदड़ होते हैं, क्या बोलते हैं उसको, बैट्स होते हैं ना, क्या बोलेंगे उसको, वटवागुड़, है ना। तो वो उनकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, अलग होती है ना, वो अलग वेवलेंथ वाली क्या करते हैं, उनको सुनाई देता है, बराबर, लेकिन हमें नहीं सुनाई देता, बराबर। तो ये सभी को अलग अलग सेक्शन में रखा गया है। अगरचे मान लो कि अल्ट्रासोनिक साउंड अगरचे हमें अगरचे सुनाई देते, तो जितनी हमें पता है आज के डेट में कितने ही रेडिएशंस हैं जो इमिट हो रहे हैं, है ना, लेकिन वो हमें सुनाई नहीं देते, इसलिए ठीक है। अदरवाइज़ कान के पर्दे और दिमाग की नसें क्या हो जाती, हाँ, क्योंकि हमारी जो फ्रीक्वेंसी होती है तो आई थिंक कितना 0 से 20 हर्ट्ज़ टू 20,000 हर्ट्ज़ ऐसे कुछ होती है, आई थिंक। मुझे करेक्टली नहीं पता, उतना याद नहीं आ रहा। 20 हर्ट्ज़ से लेके 20,000 हर्ट्ज़ तक कुछ होती है, आई थिंक। मुझे करेक्टली नहीं पता है, आप लोग थोड़ा सा उसको चेकआउट करो, ठीक है। तो इतना आज के लिए काफ़ी है। रिवाइज मतलब आपका थोड़े इसमें हमने क्या किया, रिवाइज कर लिया उसको।